सुप्रभात एवं जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका, प्रवक्ता, प्रोफेसर श्रद्धा सिंह मैम से। मैम वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं मैम। मैम, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदी को जन जागरण का माध्यम क्यों बताया गया? बहुत अच्छा प्रश्न किया है बेटा। भारतीय राष्ट्रीयता स्वाधीनता संग्राम, जिसकी शुरुआत लगभग 1857 से ही हो गई थी, और उस 1857 के संग्राम में दिल्ली से लेकर के झांसी तक जो आंदोलन छिड़ा, वह आंदोलन हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग आंदोलन था। सब अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हम उसमें असफल रहे। इसके बाद लोगों ने कारण को तलाशना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इतनी बहादुर होते हुए भी असफल हो जा रहे हैं। ऐसे समय में ही भावनात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को एकजुट करने की आवश्यकता को महसूस किया गया, और जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष था, वह राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक नवजागरण के रूप में भी कन्वर्ट हो गया। सांस्कृतिक नवजागरण, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इसी क्रम में यह महसूस किया गया कि हम सभी लोगों की भाषा एक हो। भाषा एक नहीं होगी तो हमारे पास एकजुटता नहीं हो सकती। ऐसे समय में जो हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख लोग थे, जैसे महात्मा गांधी हों और बाकी और जो सांस्कृतिक चेतना का जागरण करने वाले पत्रकार थे, समाज सेवक थे, उन लोगों ने ये महसूस किया कि हिंदी हमारे भारतवर्ष की एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है भारतवर्ष में। यह ऐसी एक भाषा है जो सारे भारतीयों के बीच में संपर्क का एक माध्यम बन सकती है। तो ऐसे समय में हिंदी को राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रयुक्त होने, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आपस में संवाद करने के लिए चुना गया। अब आप देखिए कि जो ब्रिटिश सरकार यहाँ आई, ब्रिटिश सरकार को भी जो शासक होता है वो भी शासित पर से संवाद तो करेगा, तो वो संवाद करने के लिए भी उसको कोई ना कोई भाषा चाहिए। तो भारत बहुलतावादी देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन भारतीयों से संपर्क करने के लिए, उनके साथ संवाद करने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन लोगों ने हिंदी को माध्यम बनाया। हिंदी क्या, हिंदुस्तानी। और जॉन गिल क्राइस्ट से उन लोगों ने हिंदी सीखी, हिंदुस्तानी सीखी, और उस हिंदुस्तानी के माध्यम से वो आपस में फिर कहते थे कि ये एक ऐसी भाषा है हिंदुस्तान में जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो वहाँ पर हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स भी समझ गए थे कि भारतीयों से संवाद करने के लिए जो भारत की सबसे बड़ी भाषा है, जो संपर्क भाषा है, जो सभी लोगों के द्वारा समझ में आने वाली भाषा है, जो सरल है, सहज है, प्रवाहमान है, वो हिंदी है। तो उन्होंने हिंदी को माध्यम बनाया। उनके आदेश जिसको वो चाहते थे कि इसको सभी लोग पढ़ें, उनके आदेश उनके हिंदी में आते थे, वो हिंदी में संवाद करते थे। तो हिंदी की सर्वव्यापकता, सर्वसुलभता, सरलता और सहजता ही वो कारण है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने हिंदी भाषा को हथियार के रूप में, औजार के रूप में राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष में प्रयोग करने के लिए चुना। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। इसी के साथ मैं आपसे अपना दूसरा सवाल भी रखना चाहती हूँ कि कवि कविता के माध्यम से
कैसे क्रांति का आह्वान करते थे और जनमानस उनसे प्रेरित हो जाता था या जुड़ जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न किया। बेटा, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कविता की, आपने केवल कविता पर पूछा है जी। हालांकि कविता का ही खाली प्रयोग नहीं होता था, पत्रकारिता और भाषण और संवाद और गद्य लेखन, बहुत सारे माध्यमों से हम जन जागरण कर रहे थे। लेकिन अगर आप कविता की बात करते हैं तो कविता का संबंध सीधे हृदय से होता है, और जो गद्य है उसका संबंध, वो विचारात्मक लेखन होता है, तो उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। और कविता संवेदनात्मक होती है, इसलिए वो हृदय से जुड़ती है। तो हृदय से जो निकली हुई बात होती है वो दूसरे तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। फिर दूसरी बात ये कि कविता में एक छंद होता है, लय होता है, उसमें संक्षिप्तता होती है, उसको हम गा सकते हैं, उसको सुन करके सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति सामने वाला जो है वो बहुत पढ़ा लिखा हो, उससे भी हम उसको भी हम कविता सुना करके प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए जो है कविता वो सशक्त माध्यम बनी, जो आज़ादी की लड़ाई का आह्वान करने के लिए प्रयोग की गई। क्योंकि ये जो कवि थे, कवि केवल शब्दों के शिल्पी नहीं थे बल्कि क्रांति के वाहक भी बने। तो कविता की जो संक्षिप्तता है, जो उसकी प्रभाव डालने की क्षमता है, सरलता है, सहजता है, उसकी गेयता है, छंदोबद्धता है, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो लोगों में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जोश भरने का काम करती थी। कविता में ओज भी कई प्रकार के गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तो ओज गुण का प्रयोग करके कविगण वीर रस का संचार करते थे, लोगों में उत्साह का संचार करते थे। जैसे तुमको एक कविता सुनाते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब अगर ये बच्चों के बीच में ये कविता गाई जाएगी तो बच्चे इससे बहुत ही जल्दी से कुछ से घुल मिल जाते हैं, उनको याद हो जाती है और वो उससे प्रेरित हो जाते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। अभी कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आएगा और गाने लगेंगे। आप देखिए वो गाने कितने रोमांचित करते हैं, रोंगटे को खड़े कर देते हैं। तो कविता जो है वो सीधे सीधे, जो सरल भाषा में लिखी गई कविता है, वो सीधे सीधे लोगों के हृदय पर असर करती थी, लोगों के अंदर जोश का संचार करने में पूरी तरह से सक्षम थी। इसलिए कविताओं का प्रयोग आज़ादी के संघर्ष के दौरान किया गया। बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी आपको सुना सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है बात करने। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन वर्तमान में जो हिंदी की स्थिति हो रखी है इसका जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य बड़ा स्वार्थी जीव है। जब उसको ज़रूरत थी भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एकजुट होने की, ऐसे समय में यानी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हम लोगों ने हिंदी को हथियार के रूप में प्रयोग किया, उसका इस्तेमाल किया। और हम सारे भारतवासी, कहीं का भी भारतवासी वो था, चाहे दक्षिण भारत का हो या उत्तर पश्चिमोत्तर भारत का हो या हिंदी प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, उन सब ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया और हिंदी भाषा के माध्यम से हम सांस्कृतिक रूप से एक हो गए। और हिंदी को हम लोगों ने राष्ट्रभाषा का दर्जा उस समय वैचारिक रूप से दे दिया था कि यही एक भाषा है जो राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। आज़ादी मिली, हम आज़ाद हो गए, और मतलब आज़ादी के दौरान राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभाषा दोनों एक दूसरे के पूरक थे। अब देखिए, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभाषा के माध्यम से हम आज़ाद हो गए, आज़ादी मिल गई और हमारा उद्देश्य समाप्त हो गया, और हम भूल गए कि हम किन माध्यमों से आज़ाद हुए हैं। और पूरा हमारा देश प्रांतों में बट गया और हम भाषावार हमारे प्रांत बन गए।
भाषा सब हमें प्रांतों के नाम से पता चल जाएगा कि ये पंजाब है, ये उड़ीसा है। भाषा के आधार पर प्रांत बन गए। तो और एक राष्ट्रभाषा की ज़रूरत को भी हम भूल गए, राष्ट्रीयता की भावना को भूल गए। और फिर से हम आज़ादी से पहले जिस तरह से छोटे छोटे सामंतों में बटे हुए थे, वैसे ही फिर से हम छोटे छोटे प्रांतों को ही अपना सब कुछ समझने लगे। भौतिक रूप से हम अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हो गए, लेकिन मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। और मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए तो क्या हुआ, आज तक हम संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में सक्षम नहीं हो पाए। अब आप देखो बेटा कि एक तो ये तो पता ही होगा कि जब राष्ट्रभाषा राजभाषा की चर्चा शुरू हुई थी 1949 में, तो फिर बाद में इसको लागू करने के लिए, राष्ट्रभाषा के रूप में लागू करने के लिए इसे 15 वर्षों के प्रोबेशन पीरियड पे डाल दिया गया। कहा गया कि 15 साल दिए जाते हैं भारतवासियों को कि वो हिंदी सीख लें। हिंदी ऐसी भाषा नहीं थी। हमने अभी बहुत सारे उदाहरण बताए आपको कि हिंदी पूरे देश में प्रयुक्त हो रही थी और हिंदी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष किए गए। हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य लिखा जा रहा था, हिंदी में शिक्षा थी, हिंदी में राजकाज चलता था, हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष की संपर्क भाषा थी। फिर क्या कारण था कि इसको 15 साल के लिए डाल दिया गया प्रोबेशन पीरियड पर कि आप पहले हिंदी में सीख जाइए, निपुण हो जाइए, फिर हिंदी को लागू करते हैं। ये पहली गलती तो वहीं से शुरू हुई। फिर हमारी जो मानसिकता है वह मानसिकता ऐसी है कि हम अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को ज़्यादा सम्मान से देखते हैं, ज़्यादा आदर से देखते हैं, उसका स्टेटस ऊंचा हो जाता है तुरंत जैसे ही कोई अंग्रेज़ी में बात करता है। और हिंदी में बोलने वालों को हम हमेशा, चाहे फिल्म हो, चाहे समाज हो, कहीं भी हो, हिंदी भाषा भाषी लोगों को हम थोड़ा सा निरीह सा दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। यानी कि हम मानसिक गुलामी से अभी अलग नहीं हुए हैं। और बहुत सारे लोग हिंदी की शुद्धता को लेकर के मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हिंदी की शुद्धता। जैसे बहुत लंबे लंबे वाक्य बनाते हैं टेलीफोन के, रेलगाड़ी के, और बहुत बड़ा बड़ा वाक्य बना करके उसको मजाक के रूप में, चुटकुलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत गलत है। ये हिंदी को हीनता बोध से देखने का परिणाम है कि हम हिंदी को किसी शब्द का हिंदीकरण करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ाना है। हमारी हिंदी जो है वह बहता हुआ नीर है। बहता हुआ नीर का मतलब क्या होता है? कुएं का पानी नहीं है। भाषा बहता नीर है। बहते नीर का मतलब होता है कि अपने जो बहता हुआ जल होता है वो बहते हुए समय आसपास के चीज़ों को अपने में आत्मसात करता चलता है और उसका स्वरूप आगे जा कर के बनता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह से भाषा जो है, जो कोई भी भाषा है, वो जो बहते नीर की तरह से, जो ठहरा हुआ जल नहीं है, कुएं के जल के रूप तरह नहीं है, जो बहते जल की तरह से है, वो आसपास की दूसरी चीज़ों को जैसे नदियाँ समेटते हुए चलती हैं, वैसे ही भाषा एक दूसरे की संस्कृति और भाषा के शब्दों को अगर अपने अनुकूल बना करके आत्मसात करती रहती है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रेलगाड़ी और टेलीफोन का हिंदीकरण करें, वो हम आत्मसात करके हिंदी भाषा में उसको प्रयोग करें। यहाँ पर ये जो मानसिकता है कि हिंदी तो बहुत ही कठिन है, इस मानसिकता से हमें अलग होना होगा। और इस मानसिकता से अलग होने के लिए जो हम अनुवाद करते हैं और जब हम बोलने चलते हैं कहीं भी, तो बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करने में हम सोचते हैं कि वाह हमने क्या हिंदी बोली। ज़रूरत नहीं है बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने की। हम तद्भव शब्दों का प्रयोग करके भी हिंदी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी में बोलने के कारण आज अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति हो या कोई भी धारावाहिक हो, उसके माध्यम से आज स्टार बने हुए हैं। हिंदी वहाँ से सीखनी चाहिए। किस तरह की प्यारी हिंदी बोलते हैं, कहीं किसी भी प्रकार के कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं, धारा प्रवाह हिंदी। तो हिंदी बोलने पर गर्व का अनुभव होना चाहिए, हीनता बोध नहीं होना चाहिए। और हमें हिंदी फ्लुएंटली सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। वो नहीं हो रहा है।
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हम देख सकते हैं कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, संसद में तो लोग अब हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, अगर हमें न्याय पाना है, हमें कुछ कानून जानने हैं, तो उसका काम आज भी हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं हो रहा है। तो वहाँ भी हमको हिंदी पहुँचानी चाहिए। एक और चीज़ कि अगर कोई बच्चा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाता है, जैसे अगर मान लो तुम्हें लॉ करना है, तुम्हें कॉमर्स करना है, पढ़ाई करनी है, तुम्हें गणित के जगह क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, तो उन क्षेत्रों में हिंदी भाषी क्षेत्र से जाने वाले लोग जो हैं, या अन्य भारतीय भाषी जो क्षेत्र से के जाने वाले लोग हैं, जिनको अंग्रेज़ी बहुत फ्लुएंटली नहीं आती है, उन्हें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और सबसे पहले तो उनकी आधी से ज़्यादा ऊर्जा लग जाती है अंग्रेज़ी सीखने में। तो एक ये भी कमी है जो हिंदी को लगातार हाशिए पर ले जा रही है और युवाओं में उसके प्रति रुझान को कम कर रही है। तो हिंदी का जो सीमित उपयोग है और हिंदी के प्रति युवाओं की जो कमी है, और हिंदी के प्रति जो हमारा सामाजिक रवैया है, और हिंदी के प्रति जो राजनीतिक प्रयास हैं या और सांस्कृतिक प्रयास हैं, वो अभी बहुत कम है। इसलिए ये है हिंदी की वर्तमान स्थिति को हाशिए पर ले जाने के लिए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण अंत में एक कारण और है कि राजनीति, भाषा को लेकर होने वाली जो राजनीति है, वह राजनीति भी हिंदी का विरोध करा रही है। जब राजनेताओं के पास कोई मुद्दे और नहीं बचते हैं, तो कोई उनको मुद्दा चाहिए तो भाषा को लेकर के भी संघर्ष कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस उत्तर से सब सहमत होंगे। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आज के युवा हैं वो हिंदी भाषा से कटते जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो भाषा से जुड़े रहें? भाषा से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो जो लोग जोड़ सकते हैं बच्चों को और युवाओं को, वो है घर और स्कूल। आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी में बात करने पर ताड़ से मार दिया जाता है, सज़ा मिलती है। क्यों? आप किसी विदेश में कहीं जाइए, आपकी अपनी भाषा बोलने पर आपको कोई मारेगा नहीं। विदेश में किसी भी कंट्री में आप जाइए, अमेरिका में ही जाओ, आपको बच्चों से मना किया जाएगा कि आप अपने बच्चे से इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे से अपनी भाषा में बात करिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप अगर अंग्रेज़ी बोलेंगी तो आपका जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, वो उतना अच्छा उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का अंग्रेज़ बोलते हैं। या जर्मनी में रहने वाले लोग जर्मन बोलते हैं, इटली में रहने वाले लोग इटालियन बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों से बात करिए, उनको अपनी भाषा मैं सिखाऊंगी। अपनी भाषा के शुद्धिकरण के लिए ये लोग इतने सजग हैं, और हम अपनी भाषा को बोलने वाले को सजा दे रहे हैं। ये विडंबना देख रहे हो? घर में पेरेंट्स, माता पिता बच्चों को शुरुआत से ही इसलिए अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दे रहे हैं, भाई मानसिक गुलामी, इसलिए अंग्रेजी सिखाना शुरू कर दे रहे हैं ताकि भविष्य में इनको ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या विदेश जाने पर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप सोचो कि अगर हमको अपनी ही भाषा ना आती हो, आपने कभी ये सोचा है कि जब विदेशी हमारे चैनल्स को देखते होंगे, सुनते होंगे, हमारी बहसें सुनते होंगे, हमारे जो लोग वैश्विक स्तर पर अपने स्टेटमेंट देते हैं, अपनी बातें रखते हैं, वो जब अंग्रेज़ी में बातें रखते हैं तो वैश्विक स्तर पर क्या सोचा जाता होगा कि ये कैसा देश है, इसके पास अपनी भाषा नहीं है क्या? बाकी सभी अपनी भाषा में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी भाषा में अपनी बात रख रहे हैं, और ये हमारा भारत अपनी भाषा को अंग्रेजी भाषा मान बैठा है। तो सबसे पहले तो हमें मानसिक गुलामी से अलग होना होगा, और इस मानसिक गुलामी से अलग करने के लिए माता पिता और शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आना होगा। दूसरी चीज़, हमें हिंदी को कूल बनाना होगा। कूल कैसे बनेगा? कैसे युवाओं में उसके प्रति रुझान होगा?
उसके लिए ज़रूरी है फिल्म है, वेब सीरीज़ है, सोशल मीडिया है, इन सब में हिंदी के सुंदर और प्रभावशाली जो प्रयोग हो रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करें। जैसा कि अमिताभ बच्चन के शोज़ हैं, इसी तरह के और हिंदी में अच्छी हिंदी के ऐसे शोज़ होने चाहिए जिससे लोगों को हिंदी की शायरी है, हिंदी की स्टैंड अप कॉमेडी है, कॉमेडी में भी लोगों का बहुत मन लगता है। तो अच्छी इस तरह के कूल हिंदी को बढ़ावा दें, डिजिटल प्रयोग में हिंदी को बढ़ावा दें। डिजिटल प्रयोग में आप देख सकते हैं कि हिंदी में ऐप्स बनाएं, हिंदी के गेम्स रखें और यूट्यूब चैनल्स पर हिंदी के प्रचार प्रसार करें और हिंदी के नाम पर कठिन व्याकरण और कठिन कवियों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरल भाषा की हिंदी लोगों को सिखाएं आरंभ में, जिससे उनको हिंदी को लेकर हौवा ना हो। बहुत सारे लोग हिंदी को पाठ्यक्रम में ऐसा कठिन रख देते हैं अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए कि हिंदी विद्यार्थियों को बहुत ही भयानक लगने लगती है और वो अंग्रेज़ी में अपने आप को सहज महसूस करने लगते हैं कि भैया इससे अच्छा तो ये है। कैसे कोई मातृभाषा असहज हो सकती है? इसको हम लोग बना देते हैं। ये हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें इसको दूर करने का प्रयास करना होगा। और जैसे बहुत सारे हम स्कूल कॉलेजों में रचनात्मक भागीदारी बच्चों से करवा सकते हैं। रचनात्मक भागीदारी का मतलब हम बच्चों को प्रोत्साहित करें निबंध लेखन के लिए, हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कविता पाठ करने के लिए, हम उनसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराएं हिंदी भाषा में। तो इस तरह से हिंदी कहानी प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। आप अपने स्कूल्स में, अपने विद्यालय में एक ऐसा क्लब बना सकते हैं जहाँ पर लोग अपनी हिंदी में रचनात्मक लेखन को लाएं और आप उस रचनात्मक लेखन को खूब उसको पुरस्कार दें, उसको प्रोत्साहन दें, उसका उत्साहवर्धन करें। तो इस तरह से आप बाल साहित्य बच्चों को पढ़ने के लिए अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं। आपके पुस्तकालय में कितनी हिंदी भाषा की किताबें होंगी? नहीं होंगी। और आप हिंदी का प्रोत्साहन कैसे करेंगे? तो बहुत सारे हिंदी का बाल साहित्य रखिए, लघु कथाएं रखिए, छोटी रामायण की कथाएं। रामायण बच्चों को, रामायण के धारावाहिक में जो संवाद है वो बहुत ही सरल हिंदी में भी है। आप उन्हें सिखाइए, दिखाइए। महाभारत के धारावाहिक दिखाइए। ये सारे धारावाहिक बच्चों को दिखाने से दो फायदे होंगे। एक तो वो हिंदी भी सीखेंगे और दूसरा अपनी संस्कृति से भी परिचित होंगे। आप बच्चों को संस्कृति से अलग करेंगे तो भाषा से भी अलग करेंगे। तो अपने अपने घर में आप अपने बच्चों को राम कथा सुनाइए। उनको मालूम नहीं है, रामचरितमानस की कथा सुनाइए। राम की कहानियों के एक पात्र निकाल करके, एक पात्र निकाल करके सुनाइए। नहीं तो हमारी संस्कृति अब लुप्त हो जाएगी और भाषा भी लुप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। हिंदी में जिन महापुरुषों ने आंदोलन किया, जैसे मान लीजिए अभी हमने बातचीत की कि बहुत सारे ऐसे अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे जो 1857 के बाद से लेकर 1947 तक देश की आज़ादी प्राप्त होने तक हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। उन महापुरुषों के बारे में लोगों को बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी हो, विष्णुराव पराड़कर हो, मोटोरी सत्यनारायण हो, नाम नहीं लोग जानते हैं उनका। सरल भाषा में उनको पाठ्यक्रम में ये सब रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम कबीर, सूर, तुलसी और अज्ञेय जैसे कवियों को पाठ्यक्रम में रख कर पढ़ाएं। पाठ्यक्रम का सरलीकरण करके बच्चों का रुझान पैदा करिए। जो एक डर बना हुआ है उसको आप दूर करिए। मैं एक उदाहरण अपने व्यक्तिगत दे रही हूँ। मैं एक कोर्सेरा कंपनी है जो कोर्स बनाती है, जानते होंगे। उस कोर्सेरा कंपनी में ही मेरी बेटी काम करती है, जो कोर्स का, विभिन्न प्रकार के कोर्स का अनुवाद करवाती है। आप देखिए उसके पास जो आंकड़े हैं
वो कोर्स के जो ट्रांसलेशन होते हैं, अनुवाद होते हैं, उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन होने का कोई डिमांड ही नहीं है। बड़े बड़े कोर्स हैं, आप क्योंकि युवाओं में उसके प्रति कोई रुचि नहीं है, रुझान नहीं है। डिमांड किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है, किस भाषा में है? वो है जापानीज़ है, रशियन है, अरबी है, फ्रेंच है। जिन देशों को अपनी भाषा से प्यार है वो उस देश के युवा भी जो कोर्स कर रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो खास तौर से स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी, ये भाषा भाषी जो लोग हैं वो जितने भी कोर्स कर रहे हैं कोर्सेरा से, वो अंग्रेज़ी में नहीं अपनी भाषाओं में कर रहे हैं। और हिंदी में कोई डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम हिंदी बोलने पर मारेंगे, हिंदी बोलने पर हीनता बोध पैदा करेंगे, अपने आप को शर्मिंदा होंगे और गर्व महसूस करेंगे कि हमारा बच्चा अंग्रेज़ी में फ्लुएंटली बोलता है, धाड़ 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 धाड़। तो ये मानसिक गुलामी से जब तक हम अलग नहीं होंगे, अपने बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे, तब तक हम युवाओं में और बच्चों में ये संस्कार नहीं डाल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को समझाया जाए कि हिंदी केवल भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी एक संस्कृति है, हिंदी हमारे भारत, हमारी आत्मा है। आप अंग्रेज़ी सीखो, आप उसको दूसरी भाषा के रूप में रखो, उसको हिंदी के स्थान पर रिप्लेस मत करो। रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए अपनी भाषाओं का। अंग्रेज़ी को हम पहली लैंग्वेज नहीं, सेकंड लैंग्वेज के रूप में रखें। जहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत है वहाँ अंग्रेज़ी का प्रयोग करें, लेकिन प्राथमिक भाषा के रूप में हम अपनी भाषा को सम्मान दें, क्योंकि वो हमारी आत्मा से सीधे जुड़ता है, हमारी संस्कृति से सीधे जुड़ता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के युवा आपका ये वचन सुन करके अवश्य ही हिंदी भाषा को अपना कंठहार बनाएंगे। जैसा कि हमारा कार्यक्रम अपनी समापन की ओर है, तो मैं चाहूँगी कि आपकी कोई स्वरचित कविता या कहानी जो आप हमसे साझा करना चाहें। बेटा, मैं कविता नहीं लिखती हूँ और कहानी एक छोटी सी कहिए तो मैं सुना दूँ जी। भाषा को लेकर ही। जी, ठीक है। मैं कविता और रचनात्मक लेखन में मैं नहीं हूँ। मैं क्रिटिक्स लिखती हूँ, मैं आलोचनात्मक ग्रंथों को लिखती हूँ। तो एक आपको मैं छोटी सी भाषा को लेकर कहानी सुना रही हूँ, और वो कहानी है, कविता आप कहेंगे तो मैं दूसरों की कविताएं सुना दूंगी राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित, लेकिन एक छोटी सी कहानी भाषा से संबंधित आपको सुना देती हूँ। और वो कहानी है बाइबिल में लिखी हुई कहानी है। बाइबिल में बेबीलोनिया के मीनार की एक कथा है ना। वो कथा ये है कि आदम के बेटों ने आसमान तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी मीनार को बनाने का संकल्प लिया, आदम के बेटों ने। और उन्होंने मीनार बनाना शुरू कर दिया। मीनार बनती जा रही है, ऊंची चलती जा रही है। जब ईश्वर ने देखा कि लोग इस मीनार के माध्यम से अब स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, और स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे तो कहीं उनका सिंहासन न हथिया लें, कुछ उनको डर हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हमें ये जो आदम के बेटे मीनार बना रहे हैं, इन्हें कुछ कमज़ोर करना पड़ेगा। अब कमज़ोर करने के लिए देखिए, जहाँ कारण होता है वहीं निवारण होता है। तो उन्होंने कारण तलाशा कि ये लोग इतने मजबूत क्यों हैं, है ना, संगठित क्यों हैं, क्योंकि संगठन के कारण ही मीनार बनती चली जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि सबकी भाषा एक है ना। उन्होंने देखा, और भाषा एक होने के कारण सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। उनके बीच में आपस में कोई टकराहट नहीं है, कोई अहंकार और हीनता बोध कुछ नहीं है। सब एक जैसी भाषा बोल रहे हैं, एक जैसे विचार हैं, और सब में इसीलिए बहुत संगठन है। अब ईश्वर ने क्या किया, उनको अलग अलग भाषाएं दे दी, षड्यंत्र किया उनको तितर बितर करने के लिए। जैसे अंग्रेज़, ये कहानी अंग्रेज़ों पर लागू होती है। अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी।
उन्होंने ही धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर हम भारतीयों को बांटा, और अंत में पूरा देश भी बांट करके चले गए, और हम उनके बंटवारे को अंगीकार करते चले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर बंटवारा किया, हमने स्वीकार कर लिया। भाषा के नाम पर बंटवारा किया, हमने स्वीकार कर लिया। देश का बंटवारा किया, हमने स्वीकार कर लिया। इसी से हम अभी कमज़ोर हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो ईश्वर ने क्या किया कि उन जो आदम के बेटे थे, जो बहुत ही संगठित थे, उनको उनके बीच में उनको सबको अलग अलग भाषाएं दे दी। जब अलग अलग भाषाएं दे दी तो वो तितर बितर हो गए, और तितर बितर हो गए तो क्या हो गया, वो आपस में ही एक दूसरे की बात ना तो समझ पाते थे और ना तो कुछ कह पाते थे, तो वो कमज़ोर पड़ गए। और कमज़ोर पड़ गए तो क्या हुआ कि अंत में मीनार नहीं बन पाया, और लड़ाई झगड़े के कारण जितना बना था वो भी ध्वस्त हो गया। तो अगर हम इसी तरह भाषिक विवाद के कारण आपस में लड़ते रहेंगे तो एक दिन बेबीलोनिया के मीनार की तरह से हम ध्वस्त हो जाएंगे। तो हमें भाषा के माध्यम से एक सूत्र में बंधने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे विचारों में एकता रहती है और हम संगठित हो सकते हैं। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में संवाद के। तब तक के लिए नमस्कार।